फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपकी क्लास आपकी एनसीईआरटी में हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ उसका कैसा लेसन चल रहा था। आप जानते हो कि 10वां लेसन चल रहा था और 10वें लेसन का फर्स्ट वाला लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज आपका 10वें लेसन का सेकेंड लेक्चर जो होगा चलने वाला है। बट डियर फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात बता दूँ, अगर आपको मैं भी जो भी टॉपिक में पढ़ाती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ लिया कीजिए। क्या कभी मैंने ऐसा कभी कहा क्या कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगी? मैं कह भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी इस चैनल का मकसद है वो तो यही है कि हमारे जो भी ऑडियंस, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रॉब्लम को हम जो भी डाउट हो आप लोग शेयर करो, मैं शायद उसे दूर कर पाऊँगी। ओके दोस्तों, और फिर मैं आपको और बता दूं कि हम लोग जो पहला लेक्चर पढ़े थे, यानी लेसन 10th का जो हम लोग पहला लेक्चर पढ़े थे उसमें सब कुछ जाना था, जैसे कि अकबर के पिता का नाम, उनकी माता का नाम और फिर उनका पूरा नाम क्या था, उनका शासन जो चला कितने वर्षों तक चला, ये सारी बातें हम लोग जान चुके थे पहले लेक्चर में। तो आज हम लोग दूसरे लेक्चर में, यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग अभी तो अकबर के बारे में जान लिए, लेकिन अब अकबर का जो शासन प्रणाली रही वो कैसी रही, साम्राज्य विस्तार को लेकर उन्होंने क्या नीतियाँ अपनाई। तो आज हम लोग इस पॉइंट्स को जानेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बात और बोल दूं कि देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता, मेरा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आप जो भी लाइफ में आपका जो भी एम है, अगर आप अपने एम के प्रति संघर्षशील रहोगे तो आपको हमेशा वो चीज़ें आपको मोटिवेट करती रहेंगी। तो आपको यहाँ पे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से कि मुझे ऐसा कौन सा चीज़ है जो मुझे मोटिवेट कर सकता है। अगर आपको मोटिवेट कुछ कर सकता है तो आपकी सिचुएशन एंड आपका एम। ओके, चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेरा टॉपिक क्या है आप जानते हो कि आपका जो पार्ट है, जो लेसन है वो 10th चल रहा है और फिर उसका जो नाम है अकबर का युग चल रहा है। फिर मैंने आपको इसमें ये भी इसका जो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, इसका फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया था कि इनका जो शासनकाल चला था वो 1556 से लेके 1605 यानी कि 49 वर्षों तक चला। ओके, ये तो क्लियर हुआ। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अकबर के बारे में तो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग जान लिए थे। एक बात और समझो, ये जो अकबर था ये किस वंशज का था? तो मैं आपको बता दूं, मुगल वंश का था, क्योंकि मैंने आपको बताया था वंशजों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले उमर शेख मिर्ज़ा, ये कौन थे? ये बाबर के पिता थे। ठीक, और फिर जो बाबर था, बाबर के जो पुत्र थे हुमायूं, फिर हुमायूं के जो पुत्र होते हैं कौन? अकबर। तो हाँ, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अकबर के बारे में, इनके बारे में सब कुछ हम लोगों ने जाना, इनके पिता का नाम, माता का नाम, सारी बातें हो गई थी फर्स्ट वाले लेक्चर में। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि जब ये गद्दी पे बैठते हैं, यानी जब अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूर्ण नाम था, जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो गद्दी पर बैठने के बाद ये साम्राज्य विस्तार को लेकर क्या नीतियाँ अपनाते हैं। हाँ, क्या नीतियाँ अपनाते हैं और ये अपने राज्य को विस्तरित रूप देने के लिए क्या क्या प्रणाली, क्या तौर तरीके, क्या प्रजा के हित में क्या कार्य करते हैं। तो ये सब बातें आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। एक बात और बता दूँ, यहाँ पे साम्राज्य विस्तार में इन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई। तो देखो, ये नीति वाली जो व्यवस्था है ना, अभी हम लोग जितने भी शासकों के बारे में पढ़े, आप लोगों को नोटिस किया कि नहीं, सब में नीति वाली व्यवस्था आती रही कि उन्होंने क्या नीतियाँ अपनाई। जब भी कोई शासक गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले वो उसके मन में ये ख्याल आता है कि मुझे तो साम्राज्य विस्तार करना है। और साम्राज्य विस्तार के लिए देखो, कोई भी व्यक्ति जब भी गद्दा पे बैठता है, कोई भी नेता जब भी सत्ता पे बैठता है तो सबसे पहले उसके मन में दो ही चीज़ें आती हैं। पहला तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करे, और अगर वो हितकारी है वो व्यक्ति जो सत्ता पर बैठा है, तो वो दूसरा पॉइंट ये सोचेगा कि मैं प्रजा के लिए क्या करूँ। ये दो चीज़ें होती हैं कि एक तो मैं साम्राज्य विस्तार के लिए, मतलब देश के लिए क्या करूं और यहाँ के लोगों के लिए क्या करूं। ये दो पॉइंट्स आती हैं उस व्यक्ति के मन में, ये सोच उस व्यक्ति के मन में आता है जो सत्ता पर बैठता है, उस नेता के अंतर्गत। लेकिन आजकल के नेता तो ऐसे हैं नहीं। सबसे पहले तो वो गद्दे पर बैठते हैं तो सबसे पहले वो अपनी बातें सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नीति वाली व्यवस्था है, क्या नीति वाली व्यवस्था, इसे याद रखना। आप जानते हो कि जब अंग्रेज़ आए थे, तो मैंने जो एनसीईआरटी पढ़ाया अंग्रेज़ के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो,
मैं आपको बता दूं, जो नीति वाली व्यवस्था है, नीति वाली व्यवस्था, जो ये नीति वाली व्यवस्था है, ये देन समझो अंग्रेज़ों की ही देन है। क्योंकि आप जानते हो कि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, तो उन्होंने क्या नीति अपनाई? फूट डालो और राज करो, ये नीति उनकी रही। जैसे कि जानते हो लॉर्ड मेकाले भी नीति की अपनाए थे। हाँ, और फिर उन्होंने मतलब कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या कहते हैं, व्यापार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? साम दाम दंड भेद, ये नीति उन्होंने अपनाया। तो ये जो नीति वाली व्यवस्था देखने को मिलती है, ये अंग्रेज़ के समय से ही समझ लो देखने को मिलती है, और अंग्रेज़ अपनाते हैं। उसके बाद जो भी शासक होते हैं, जितने हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं, वो सब लोग नीति को ही अपना आधार बनाते हैं सत्ता में पूर्ण रूप से आने का। और ये नीति ही उनका पहला हथियार होता है। किसका? कोई भी नेता हो, कोई भी शासक हो, या कोई भी जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जब वो सत्ता पे आता है सबसे पहले उसका जो आधार होता है अपनी सत्ता को मजबूत करने का, वो नीति होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब अकबर, जब ये सत्ता पर बैठ जाते हैं, यानी कि जब ये शासक बन जाते हैं, कौन? अकबर। जब ये शासक बन जाते हैं तो शासक बनने के बाद सबसे पहले तो इनके मन में ख्याल ये आता है कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करूं। और जब साम्राज्य विस्तार की बात आ जाती है तो उन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार करने के लिए कुछ प्रणाली ज़रूरत पड़ी। क्या? कुछ इनको प्रणालियों की ज़रूरत पड़ी। और प्रणाली मतलब यहाँ पे विधि बनाने के लिए इन्होंने कुछ नीतियों को अपनाया। क्या? नीति। अब बात आई कि नहीं नीति की, यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि घूम फिर बात कहाँ पे आती है? नीति पे ही आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अब समझो, जब भी हम लोग एग्ज़ाम में भी कुछ चीज़ें लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। एग्जाम्पल जैसे निबंध हो गया, ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी चीज़ें लिखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना डालते हैं कि नहीं, सबसे पहले उसकी नीति बनाते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, अकबर ने अपने राज्य को विस्तार रूप प्रदान करने के लिए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून बनाए और कुछ नीतियाँ भी अपनाई। उसी को कहा जाता है नीति। अब ये समझो, जब ये साम्राज्य विस्तार, पहला पॉइंट तो ये समझो, साम्राज्य विस्तार, ये गद्दी पर बैठे, अब बात आती है साम्राज्य विस्तार की। अब साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नीतियों को अपनाया, कुछ नीतियों को अपनाया। अब ये देखते हैं कि वो नीति क्या थी, जिस नीति को इन्होंने अपना आधार बनाया था। किस लिए? अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इनकी जो पहली नीति थी वो थी सीधे संघर्ष करने की। मतलब अगर इनके सामने कोई भी चैलेंज होती थी तो ये सीधा प्रत्यक्ष तौर पे क्या करते थे, ये संघर्ष करते थे। ठीक है, ये तो इनकी पहली नीति रही, मतलब सीधे संघर्ष करने की। कोई भी व्यक्ति अगर इन्हें चैलेंज करता था, अकबर को, मतलब इन्हें अगर मतलब कि उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे कि इन्हें कोई मतलब लड़ाइयाँ करने के लिए ललकारता था, तो ये क्या करते थे, अकबर सीधा प्रत्यक्ष वो संघर्ष करते थे। ठीक है, ये तो इनकी पहली नीति हो गई। अब फिर दूसरी नीति देख लेते हैं। इनकी जो दूसरी नीति रही वो क्या था, वैवाहिक संबंध स्थापित करने की। मतलब वैवाहिक संबंध, आप लोगों ने देखा होगा कि अकबर जो थे वो 1, 2, 3 शादियाँ किए थे। यहाँ पे इनका मकसद शादी करने, समझते हो, ये नहीं था कि उनसे शादी करना है। इन्होंने शादियाँ की, पता है क्यों? 3 शादियाँ, क्योंकि अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि जो भारमल थी, उनकी जो पुत्री थी, आप जानते हो जो भी फिलहाल चलता है सीरियल एक आता है जोधा करके, उसमें आप देख सकते हो कि वहाँ पे इन्होंने जोधा से शादी क्यों की थी, पता है? पता है क्यों? क्योंकि ये राजा भारमल को क्या किए थे, चैलेंज किए थे। वहाँ पे इनसे लड़ाइयाँ हुई थी और राजा भारमल ने ये कहा था कि जब मैं हार जाऊंगा तो मैं अपनी पुत्री की शादी आपके साथ कर दूंगा। और यहाँ पे क्या हुआ, जब ये उनसे लड़ाइयाँ होती है राजा भारमल से, तो मुंगेर को ये जीत लेते हैं अकबर, और इसी वजह से वो भारमल हार जाते हैं और उनको अपनी पुत्री की मतलब शादी इनके साथ करना पड़ता है। क्यों? वो तो एक राजवंशी थी, सोचो, राजवंशी थी, और ये क्या थे, ये एक मुसलमान थे। लेकिन सोचो, एक राजवंशी से और एक मुसलमान से शादियाँ हो गई, क्यों हुई भाई? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चैलेंज रखा गया था और वो हार गए थे, इस वजह से उन्हें अपनी पुत्री की शादी मुगलों में करनी पड़ी। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति को अपनाया। ठीक, ये जानते थे कि अगर मुझे अपने साम्राज्य विस्तार को करना है तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा ये समझो कि वैवाहिक संबंध से कैसे इनका साम्राज्य विस्तृत हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी यहाँ पे मान लो जैसे मैं यूपी में हूँ, ठीक, और अभी मुंबई के शासक को मैं चैलेंज कर दूँ कि आप मुझसे लड़ाई करो, अगर आप हार जाते हो तो मैं वहाँ कब्जा कर लूँगा, मुझे ये चीज़ चाहिए, जो भी शर्त रखी जाए।
ठीक है। अब मानो लड़ाइयाँ होती हैं यूपी और मुंबई वाले से, और फिर मुंबई वाले हार जाते हैं, तो क्या हुआ, भाई जो शर्तें उनकी रहेगी वो तो मुझे मिलेगा ही, और साथ में मैं उनके राज्य पर भी कब्जा कर लूँगा। तो हुआ कि नहीं मेरा साम्राज्य, अभी तो यूपी तक हम थे, लेकिन अब मुंबई में भी हो जाएंगे क्योंकि वहाँ तो मेरा कब्जा हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये रही उनकी दूसरी नीति, वैवाहिक संबंध स्थापित करने की। अब समझिए इनका जो तीसरा नीति इनका ये था कि अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई इन्होंने, क्योंकि ये जानते थे अगर मैं किसी व्यक्ति से क्रूरता के साथ पेश आऊँगा, यानी कि एक बात भी है गीता में कि घृणा को घृणा से नहीं अपितु प्यार से जीता जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे बात क्या थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी यही नीति अपनाई कि ये जानते थे कि अगर मुझे साम्राज्य विस्तृत करना है, अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मित्रता का व्यवहार करना होगा। अगर मैं क्रूरता का व्यवहार करूँगा तो मुझसे कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा और ना ही मेरे साथ कोई रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मित्रता की भी नीति को अपनाई। हिंसा करने वाले जो लोग थे, शासन में पद देने वाले लोग, उनसे भी इन्होंने क्या किया, मित्रता को अपनाया। तो ये तो रही इनकी तीसरी नीति। ये देखिए, तो इन्होंने 3-4 नीतियों को अपना क्या बनाया था, आधार बनाया था, अपना शस्त्र बनाया था, और यही वजह थी जो इनका साम्राज्य क्या हुआ, पंजाब गुजरात तक क्या हो गए, विस्तृत हो गए। बंगाल तक भी इनके साम्राज्य क्या हो गए, विस्तृत हो गए। और ये इनका जो संबंध था अकबर का, इनका संबंध राजपूतों के साथ भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। और फिर क्या होता है, एक बात और समझिए, अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया, अरब, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार की दृष्टि से, एक बात और समझो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 राज्य आ जाते हैं। कौन कौन से समझते हैं, जैसे हो गया अरब, ठीक, यूरोप और पश्चिम बंगाल, एक और था दक्षिण एशिया, और आ गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने यहाँ लिखा है यूरोप और एशिया महाद्वीप, इनको देखिए, जो अरब, मैंने अरब को लिखा है, यहाँ पे ये जो अरब है, अरब, यूरोप और यहाँ पे यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे बंगाल प्रांत और गुजरात, ठीक है, गुजरात, और जैसे कि एक और है पंजाब। अब ये समझते हैं, देखिए, पर जो गुजरात है यहाँ, बंगाल, गुजरात और पंजाब, ये जो 3 राज्य हैं, ये जो 3 राज्य आप देख रहे हो, ये अरब, यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया से क्या थे पता है, यहाँ से लोग यहाँ पे व्यापार करने आते थे। अब जरा समझो पॉइंट्स, अरब से, यूरोप से, दक्षिण पूर्वी एशिया से जो लोग होते थे वो कहाँ आते थे भारत में व्यापार करने के लिए, वो आते थे बंगाल, गुजरात और पश्चिम यहाँ पे पंजाब में, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात और पंजाब, ये 3 राज्यों में आते थे। यहाँ से लोग क्या करने, व्यापार करने आते थे। अब जरा ये समझिए, जब यहाँ पे ये लोग व्यापार करने आते थे तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ इससे राज्य की आमदनी बहुत बढ़ती थी, मतलब ये आर्थिक रूप से जो राज्य थे काफ़ी शक्तिशाली थे। कौन से राज्य, यहाँ बंगाल, गुजरात और पंजाब। भाई जब आप जान रहे हो, जब यहाँ अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया से लोग आ रहे हैं, यहाँ गुजरात में और बंगाल में, पंजाब में आ रहे हैं जब यहाँ पे व्यापार करने, तो सीधी सी बात है, इन राज्यों की जो आमदनी होगी वो क्या होगी, वो तो बढ़ेगी ही, हाँ बढ़ेगी ही। और जब बढ़ेगी तो यहाँ अब जो इसके अगल बगल जो भी शासक हैं वो क्या करेंगे, इसको अपने अधीन करना चाहेंगे, इन सब राज्यों को। भाई जब यहाँ की आमदनी अधिक है, यहाँ पे लोग व्यापार करने आ रहे हैं, तो जो शासक, अब इस राज्य के अगल बगल जो भी शासक है वो क्या चाहेंगे, वो तो यही चाहेंगे कि मैं इन सब पे अपना कब्जा कर लूँ, हाँ कब्जा कर लूँ। तो ठीक यहाँ पे यही होता है। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ पे यही होता है, ये जो प्रांत थे ये आर्थिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली थे, और यहाँ पे क्या होता है, तो ये सारे जो राज्य थे ये किसके अधीन थे, ये सारे राज्य अकबर के अधीन हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे जो गुजरात की रानी थी चांद बीबी से युद्ध हुआ था अकबर का, ठीक है। यहाँ पे समझिए,
जो चांद बीबी थी, अहमदनगर की रानी थी कौन? चांद बीबी। और चांद बीबी के साथ भी क्या हुआ था? अकबर का युद्ध हुआ था। और जब अकबर का युद्ध हुआ तो अकबर ने क्या किया? बंगाल, गुजरात और पंजाब राज्य को अपने अधीन कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की जो शासिका थी, इनका नाम था यानी गोंडवाना, यानी मध्य प्रदेश की जो शासिका थी दुर्गावती, उनके साथ भी अकबर का युद्ध हुआ था। और जब वहाँ उनके साथ भी युद्ध हुआ तो उनका भी जो क्या था, राज्य था, वो भी अकबर के अधीन हो गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर उसके बाद जब युद्ध होता है इस तरीके से, फिर समझिए इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य क्या किया, जब भाई इतना सब कुछ राज्य उनके अधीन हो गया तो अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो क्या हुआ, जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से पंजाब तक फैला था। यानी कि जो अकबर का साम्राज्य जो विस्तृत हुआ, आपने देखा इन्होंने कितने सी नीतियों को अपनाया और वो नीतियाँ इनकी काफ़ी सफल भी रहीं। तभी तो इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो अहमदनगर से, काबुल से लेके पंजाब तक फैला हुआ था। हाँ, तो ये तो रहा इनका साम्राज्य विस्तार की बात। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो देखेंगे शासन व्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो देखेंगे शासन व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों अभी तो मैंने आपको जो भी, अभी सिर्फ मैंने क्या पढ़ाया पता है? अभी मैंने आपको सिर्फ साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ाया है। और साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत अभी आप लोगों ने युद्ध को देखा, चांद बीबी से युद्ध होता है, दुर्गावती से युद्ध होता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, इन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई और वो नीतियाँ किस तरीके से सफल भी रहीं। तो ये सारी बातें तो आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में तो क्लियर हो गया ना, दूसरे लेक्चर में। अब हम लोग जो नेक्स्ट में जो लेक्चर लेके आऊँगी उसमें पॉइंट्स आपका क्या होगा, पॉइंट्स को ध्यान में रखना उसमें हो। अभी तो यहाँ आप साम्राज्य विस्तार की बात हम कर रहे थे, लेकिन अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा शासन व्यवस्था। अब समझिए आपका ये नेक्स्ट पॉइंट होगा शासन व्यवस्था। तो हम लोग अब इसके अंतर्गत देखेंगे कि किस तरीके से अकबर ने शासन व्यवस्था को ले करके जो प्रांत थे उनको कैसे उन्होंने बांटा था, ये सारी बातें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, अभी मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, हम उसे पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।